हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। हम लोगों का जो चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स वाला चल रहा है, मतलब जैव अणु वाला चल रहा है, उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछते हैं परीक्षा के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। आज हम उन दोनों ही क्वेश्चन को डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। 11th में ये बायोलॉजी में आता है और 12th में आपको ये केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो क्या प्रश्न आएगा आपसे पूछेंगे वो एग्जामिनर, ये क्वेश्चन पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनके वर्गीकरण को समझाइए। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन या राइट देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल डेफिनेशन समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो कार्बो और हाइड्रेट, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो जनरली पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो होता है 1:2:1, 1:2:1। नेचुरली हम लोग इनको शुगर कहते हैं, प्राकृतिक रूप से इनको हम शर्करा के नाम से जानते हैं। नेचुरली ये प्लांट इनका सिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब पेड़ पौधों के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल डेफिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर आप एक सिंगल लाइन में भी अगर आपने डेफिनेशन लिख दी, कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, मतलब द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एलिमेंट जो रहते हैं तीनों, उनका जो रेशियो रहता है वो होता है 1:2:1 या CnH2nOn। ठीक है, और जनरली हम इनको शुगर के नाम से जानते हैं, मतलब शर्करा के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं नेचुरली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये प्लांट के अंदर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो भी नेचर में या लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोगों ने 3 क्लास में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, एक तो होता है आपका मोनोसेकेराइड्स, एक होता है ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरी होती है पॉलीसेकेराइड। मतलब जो मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, ये देखें ध्यान से, इनको कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लास में बांटा है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो सबसे सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब जिनको और छोटी चेन में या छोटे और मॉलिक्यूल में हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम लोग मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। और जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं, जो मोनोसेकेराइड की 2 से लगा के 10 यूनिट से मिलकर बने होते हैं, मतलब दो या 2 से अधिक और लगभग कितनी 10, मतलब 10 मोनोसेकेराइड यूनिट जब आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है ना, तो वो उनके पॉलीमेराइजेशन से, मतलब उनके बहुलकीकरण से ये आपके ओलिगोसेकेराइड्स बनेंगे। अब इसी में एक छोटा प्रश्न हमारा और बनता है कि जब ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 वर्ड में आता है, ग्लाइकोसिडिक बंध क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका सबसे सरल आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सरल आंसर ही हो जाएगा, जब मोनोसेकेराइड की दो यूनिट, मतलब मोनोसेकेराइड की दो इकाई जब आपस में जुड़ती हैं तो उनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब उनमें से एक जल का अणु इलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, और वो एक ऑक्सीजन बंध के द्वारा, मतलब एक ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती है। इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये आपका एक और छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, या इसको वन वर्ड में पूछ सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहाँ पाया जाता है। मतलब आपको सभी जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके अंदर जो जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो आपको याद भी होना चाहिए। जैसे पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध जो रहता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के बीच में बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मोनोसेकेराइड यूनिट होती है उनके बीच में बनता है। ठीक है, तो ये आपको और धीरे धीरे जितने हम जैसे जैसे हम लोग सारे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें आपको मैं और उसको अलग अलग टाइप से उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है काय का, मोनोसेकेराइड का। इसके अलावा फ्रक्टोज, ठीक है, और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो हमारे डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स जो रहते जनरली वो स्वाद में मीठे होते हैं, मतलब दे आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है ना, और ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं, इन मोनोसेकेराइड का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, और जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल या 38 एटीपी अणु प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोनोसेकेराइड हो जाएंगे। अब मोनोसेकेराइड जो शुगर होती है आपकी, मतलब मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितनी कार्बन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इनको और छोटी छोटी क्लासेस में बांटा गया है। जनरली 3 से लगा के 7 कार्बन तक की, मतलब 3 से लगा के 7 कार्बन तक की जो शुगर होती है उनको हम लोग मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सभी को मालूम है, C6H12O6 है, तो इसमें कार्बन की नंबर है 6, तो ये हेक्सोस शुगर है। राइबोज, जब आप डीएनए आरएनए पढ़ते हैं तो डीएनए में और आरएनए में हम लोग दिखते हैं कि डीएनए आरएनए में राइबोज शुगर होती है आरएनए में, और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो जब हम आरएनए राइबोज शुगर का फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं हम C5H10O5, और जब डीएनए में लिखते हैं तो C5H10O4, उसमें एक ऑक्सीजन कम रहती है, इसलिए उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, मतलब 3 कार्बन से लगा के 7 कार्बन तक की जो शुगर होती है उनको हम लोग मोनोसेकेराइड कहते हैं। जो 3 कार्बन वाली शुगर होती है उसको हम लोग ट्रायोज कहते हैं। ठीक है ना, और उसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ये सबसे इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। और एक और इसका एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, ये इसके ट्रायस शुगर के एग्जाम्पल है। और ट्रायस शुगर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा आपका, जैसे मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में बताया था आपको कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है, और इनका जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वो CnH2nOn होता है। तो इसमें कार्बन जो है, कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन होगी, और कार्बन के इक्विवेलेंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगी। तो ये ट्रायस शुगर का फार्मूला हो जाएगा C3H6O3। ठीक है, अब अगर मान के चलो अगर इसका ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये ग्लिसरल्डिहाइड का है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का है। अब आपको मैं दोनों में डिफरेंस भी समझाऊंगा कि ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, तो फिर इनको दो अलग अलग केमिकल नेम क्यों दिए हमने। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, तो फिर ये हमने ग्लूकोज, दोनों को ग्लूकोज ही क्यों कह दिया, एक को ग्लूकोज कहते हैं, एक को फ्रक्टोज कहते हैं। तो डेफिनेटली इनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डिफरेंस ऐसा होगा जिसके बेसिस पर हमने इनके अलग अलग नाम रखे। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है वो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन
आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिन्हें जो सामान्यतः पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन व पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज होते हैं। आपको मालूम ही है कीटोन जो है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है, और जो एल्डिहाइड रहती है उस एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ठीक है, तो अगर मान के चलो C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन अगर है उसमें फंक्शनल ग्रुप तो वो कहलाएगी कीटोस शुगर, और अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो कहलाएगी एल्डोस शुगर। अब यही जो डिफरेंस है वो यहीं पे एग्जिस्ट होता है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो आपकी एल्डोस शुगर है, क्योंकि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है ना। मतलब वो एक कीटोस शुगर है। फ्रक्टोज इज ए कीटोस शुगर, ग्लूकोज इज ए एल्डोस शुगर। ठीक है ना, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी प्रकार से जो डिफरेंस आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो का वही डिफरेंस ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड जो है आपकी वो एल्डोस शुगर है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट आपका कीटोस शुगर है। तो ये आई थिंक आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आपका 4 कार्बन शुगर, 4 कार्बन शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका C4H8O4। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। ठीक है, इरिथ्रोज जो शुगर होती है वो 4 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, फिर आपका हो जाता 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर जो होती है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C5H10O5। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है 5 कार्बन शुगर जिनको पेंटोज कहते हैं। उसमें आपका राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलुलोज, रिबुलोज, ठीक है ना, और राइबोज, ये सारी आपकी 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलुलोज और रिबुलोज। ये 5 कार्बन शुगर है और इनका सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O5। अब ये जो शुगर होती है ये अलग अलग सोर्स से मिलती है, इसके बेसिस पर इनको फिर नाम रख दिया गया ऐसा। फिर उसके बाद आपका 6 कार्बन शुगर, 6 कार्बन शुगर का को बोलेंगे हम हेक्सोस। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आपका C6H12O6, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपका ग्लूकोज का। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है ना, ग्लूकोज हमें मिलेगा फूड से और फ्रक्टोज मिलेगा फ्रूट से। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, ग्लूकोज फ्रूट शुगर है। मतलब जैसे अगर आप कोई खाने की चीज खाते हो, रोटी खाते हो, तो आपको उससे ग्लूकोज मिलेगा। यदि आप केला खाते हो या सेब खाते हो, है ना, तो केला सेब जो है आपको मीठा लगता है, तो उसमें फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में मतलब फ्रूट शुगर, फ्रूट की स्पेलिंग होती है FRUIT, और फ्रक्टोज की स्पेलिंग में शुरू के 3 लेटर आप देख रहे हो FRU, है ना, तो ये फ्रूट से मिलते हैं, इसलिए इनको फ्रक्टोज शुगर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है 7 कार्बन शुगर। 7 कार्बन शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C7H14O7। इसका नाम होता है हेप्टुलोज शुगर। क्या नाम होता है इसका, हेप्टुलोज या सीडो हेप्टुलोज, और इनको हेप्टोज शुगर कहते हैं या हेप्टुलोज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो मोनोसेकेराइड ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज और हेप्टुलोज, मतलब 5 टाइप के होते हैं। मतलब 3 से लगा के 7 कार्बन तक की जो शुगर होती है वो मोनोसेकेराइड कहलाती है। और मोनोसेकेराइड का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये स्वाद में मीठे होते हैं, तो इनका रवेदार होते हैं, क्रिस्टली होते हैं, और उसके अलावा ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब जल में घुलनशील होते हैं। और एसीटोन और अल्कोहल जो सॉल्वेंट होते हैं इनमें स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, इनमें जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो मोनोसेकेराइड यूनिट है, उन मोनोसेकेराइड यूनिट के जुड़ने से कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट, 2 से लगा के 10 तक, मतलब जैसे 10 ग्लूकोज या 5 ग्लूकोज और 5 फ्रक्टोज, है ना, आपस में जुड़ गए, है ना, या तो 10 ही ग्लूकोज की यूनिट जुड़ गई, या 10 ही फ्रक्टोज की यूनिट जुड़ गई, या 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज, है ना, ऐसे जुड़ गए, तो इनके जुड़ने से कौन सी शुगर बनेगी आपकी, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो का मतलब होता फ्यू,
फ्यू मतलब होता कुछ, ठीक है ना। अब जहाँ कुछ का मतलब होता 2 to 10, 2 से लगा के 10 तक। और ओलिगोसेकेराइड जो शुगर होती है ये फिर 3 प्रकार की होती है, डाइसेकेराइड, है ना, समझ में आएगी नहीं, और ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड, ठीक है ना। इनके भी फिर 3 टाइप है। और इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है लैक्टोज जो मिल्क में पाई जाती है, मतलब दूध में पाए जाने वाली शुगर, सुक्रोज जो हमारे गन्ने में पाई जाती है शुगर केन में, माल्टोज जो मक्का में पाई जाती है माल्ट शुगर। तो ये इसके ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है ना। जो लैक्टोज होती है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है, ठीक है ना। और सुक्रोज जो रहता है वो फ्रक्टोज की जो यूनिट रहती है उनके जुड़ने से बनता है, ठीक है ना। और जब ये यूनिट आपस में जुड़ेगी तो इनके बीच में पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है वो मैं आपको अलग से उसका एक अलग से क्वेश्चन बना के समझा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी परीक्षा के अंदर आता है। तो ये ओलिगोसेकेराइड हो गई आपकी लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। फिर उसके बाद होता पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड अब अपन ने 2 से लगा के 10 तक तो ओलिगोसेकेराइड का, फिर 10 से लगा के इनफाइनेट। इनफाइनेट मतलब कितनी भी शुगर, मतलब वो 1000 भी यूनिट हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1,00,000 भी हो सकती है। मतलब 1,00,000 ग्लूकोज की यूनिट या 1,000 ग्लूकोज की यूनिट जब आपस में जुड़ जाती है और उनके बीच में पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते जाते और उनकी लॉन्ग चेन बन जाती है, उनकी लंबी श्रृंखला बन जाती है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पोली का मतलब होता है मेनी, सेकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। पॉलीसेकेराइड शुगर जो रहती है ये पॉलीसेकेराइड शुगर मोनोसेकेराइड या जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती है ग्लूकोज की, उन मोनोसेकेराइड यूनिट के पॉलीमेराइजेशन से, उनके बहुलकीकरण से बनती है और उनके बीच में क्रमशः आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता जाता है। अब ये पॉलीसेकेराइड जो रहते हैं इन पॉलीसेकेराइड को साइंटिस्ट लोगों ने 2 आधार पे बांटा है। 2 आधार पे कैसे बांटा है कि जो पॉलीसेकेराइड अगर स्टोर होते हैं, मतलब शरीर के अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उनका संचय होता है, स्टोरेज होता है, तो वो कहलाते स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, मतलब संग्राहक पॉलीसेकेराइड। तो वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोजन और स्टार्च। आपको मालूम है ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में और लीवर में रहता है, मतलब पेशियों में और यकृत में रहता है। और स्टार्च जो रहता है आपके चावल के अंदर और अदर फूड आइटम जो रहते हैं उनके अंदर स्टार्च पाया जाता है। तो ये स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड शुगर है, मतलब संग्राहक पॉलीसेकेराइड शुगर है। ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के रूप में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, मतलब जीवधारी के शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। और कौन से भोज्य पदार्थ के रूप में? संचित भोज्य पदार्थ के रूप में, एज ए स्टोर्ड फूड। और स्टोरेज शुगर बोलते हैं इनको, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, मतलब संग्राहक या संचित पॉलीसेकेराइड। ये संचित पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के हो गए आपके? ग्लाइकोजन और स्टार्च। और ये ग्लाइकोजन और स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं और व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड फूड, मतलब हमें जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं ग्लाइकोजन का या स्टार्च का, हमारे अंदर तो स्टार्च रहता नहीं, हम तो स्टार्च प्लांट से लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। और वो ग्लाइकोजन जब हम लोग कभी खाना नहीं खाते या हम लोगों को ऐसी दशा बन जाती है कि जब हम लोगों को लंबे समय तक फूड नहीं मिल रहा है, या मान के चलो आप जैसे सपोज करो फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, इन दैट टाइम ये ग्लाइकोजन जो रहता है, इस ग्लाइकोजन का वो हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब इसका जल अपघटन होता है। और ग्लाइकोजन जो रहता है जो कि पॉलीसेकेराइड शुगर है वो मोनोसेकेराइड शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है ना। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है उसके द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागोन हार्मोन, जो हमारे अग्नाशय से, हमारे पेनक्रियास से निकलता है। और जब हम जैसे सपोज करो हम लोगों ने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने से आशय है कि हमने इतना तो खाया कि जो हमारी बॉडी की नीड है, बट हमने उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करा, तो वो जो शुगर है
वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो वो स्टोर शुगर जो है ग्लूकोज के रूप में ना रह के ब्लड में, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और ये काम करता है हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की यदि हमें कमी हो जाती है तो एक इंसान को बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस। वो क्यों हो जाती है? क्या इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा हमारी बॉडी के अंदर या नहीं निकलेगा पेनक्रियास से, अग्नाशय से, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रहेगा और ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो इस बीमारी को हम लोग मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में या 12th वालों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डायबिटीज जो बीमारी होती है कौन से हार्मोन की कमी से होती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है ना। तो इंसुलिन हार्मोन ये कार्य करता है हमारी बॉडी में कि ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ग्लाइकोजेनेसिस। और जब हम लोग कभी फास्ट करते हैं, जैसे अभी आप लोग नवरात्रि के व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, ठीक है ना, तो अब आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोग तो 2 ही टाइम खाना नहीं खाते। तो इस कंडीशन में क्या होगा? उनकी बॉडी में जो फूड बॉडी में स्टोर है ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मसल्स में, हमारे लीवर में, तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमें एनर्जी देगा। उस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और वो कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ग्लूकागोन। और ये दोनों हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, बोथ दिस हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ये हमारे अंदर अग्नाशय स्त्रावित करता है, जो हमारे अंदर आमाशय और छोटी आंत के बीच में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, ठीक है ना। और उस ग्रंथि से ये हार्मोन निकलते हैं। उससे एक और हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इंसुलिन मतलब ग्लाइकोजन मतलब अपने अग्नाशय से कौन से हार्मोन से निकलते हैं? तो अपने पेनक्रियास से या अग्नाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, है ना। और अगर एक और छोटा क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि डायबिटीज मेलाइटस जो रोग होता है वो कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज मेलाइटस रोग जो है वो आपका इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम लोग सामान्यतः मधुमेह रोग कहते हैं, और इसे हम सामान्यतः अपने गांव की भाषा में या अपने जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसे शुगर की बीमारी कहते हैं, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है आजकल लोगों में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कौन से पॉलीसेकेराइड हो गए? स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड हो गए, जो हमारी बॉडी के अंदर संचित रहते हैं, ठीक है ना। या तो बॉडी के अंदर एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन और प्लांट की बॉडी में स्टार्च, ठीक है ना। इसलिए ग्लाइकोजन को बोलते हैं एनिमल शुगर और स्टार्च को बोलते हैं प्लांट शुगर, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कुछ पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाते, मतलब शरीर का संगठन बनाते, मतलब वो बॉडी में ऐसा रोल प्ले करते हैं जिससे हमारी बॉडी या हमारी सेल, हमारे टिश्यू, हमारी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है, या उनका एक इम्पोर्टेंट घटक होते हैं। तो ये 2 होते हैं, एक तो सेलुलोज और एक काइटिन। सेलुलोज आप लोगों को मालूम ही, अभी मैंने 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया प्लांट सेल। तो आपको बताया था पादप कोशिका में जो सबसे बाहर, प्लांट सेल के सबसे बाहर सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, और आप सभी को मालूम है सेल वाल जो रहती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। मतलब काय की बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है ना। तो ये एक और आपका रिवीजन हो गया क्वेश्चन का कि सेल वाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है ना। और सेलुलोज कौन सी शुगर है? पॉलीसेकेराइड शुगर है। उसी प्रकार से जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, जैसे कॉकरोच है, मधुमक्खी है ना, इन एनिमल का जो एक्सोस्केलेटन होता है, इन जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है, और वो बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। इसके अलावा काइटिन आपको मालूम है कवकों की कोशिका भित्ति में भी पाई जाती है, मतलब फंगल सेल वाल। तो ये एक और क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। फंगल सेल वाल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा काकरोच और जो इंसेक्ट होते हैं, और इसके अलावा फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं, जैसे आपका केकड़ा, है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे फाइलम, ये सब काकरोच और इंसेक्ट भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। और इनका जो एक्सोस्केलेटन रहता है, इनका जो बाह्य कंकाल होता है, वो काइटिन का बना होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में, हमारे शरीर से मतलब जीवधारियों के शरीर में ये संरचनात्मक रोल प्ले करते हैं। इसलिए इनको
संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इनको हम लोग स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, आपका सेलुलोज और काइटिन। तो पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के हो गए? दो टाइप के। इनको दो टाइप से क्लासिफाइड किया है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड मतलब संचित जो है संग्राहक पॉलीसेकेराइड, जो दो प्रकार के, ग्लाइकोजन और स्टार्च। ग्लाइकोजन किसके अंदर रहेगा? एनिमल के अंदर। स्टार्च किस में रहेगा? प्लांट के अंदर। और संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड में क्या हो जाएगा आपका? सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज कहाँ मिलेगा आपको? प्लांट की सेल वाल में, पौधों की कोशिका भित्ति में। काइटिन कहाँ मिलेगा आपको? कवकों की कोशिका भित्ति में, मतलब सेल वाल ऑफ फंजाई। इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा? इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स, मतलब कीटों के बाह्य कंकाल में ये आपको काइटिन मिलेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये हमारे तीन प्रकार के पॉलीसेकेराइड हो गए। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो रहते हैं वो 3 से लगा के 7 कार्बन तक के होते हैं। 3 वाले को ट्रायोज, 4 वाले को टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज, 7 को हेप्टोलोज। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड जो रहते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड, है ना? और इसके एग्जाम्पल है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, है ना? और पॉलीसेकेराइड जो है आपका, उस पॉलीसेकेराइड को हम लोगों ने कितनी वर्गों, कितने क्लास उससे क्लासिफाइड किया? 2। एक तो संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड, संरचनात्मक में आ जाएगा आपके सेलुलोज और काइटिन, और इसके अलावा संग्राहक स्टोरेज में जाएगा आपका ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ठीक है? तो ये आपका क्लास कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक आउटलाइन क्लासिफिकेशन हो गया। और ये आपका एक जो अपन ने आज क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, मैंने आपको शुरुआत में जब ये अपन ने वीडियो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनके वर्गीकरण को समझाइए। तो आप उनको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखना है और ये इनका 3 क्लास में क्लासिफिकेशन किया है, ये आपको शॉर्ट में समझाना है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के आधार पर ये क्वेश्चन एक और आता है, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य लिखिए। ठीक है ना? वो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आप इसके आधार पर भी उसके कार्य लिख सकते हो। ठीक है ना? क्या क्या फंक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट के अंदर और अदर एनिमल्स के अंदर। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जो काम करते हैं वही कार्य लिखे, प्लांट के भी लिख सकते हो, एनिमल के, क्योंकि बायोलॉजी में लिख रहे हैं अपन। ठीक है ना? तो ये अपने को कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य का क्वेश्चन अलग आता है। ठीक है ना? वो क्वेश्चन उसका आंसर कैसे होगा वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।